जब ड्रग्स मंडली पर शिकंजा कसा जाता है, तब तब महाराष्ट्र के अंदर कानून को अपने हाथों में लिया जाता है। पहले अर्नब गोस्वामी ने जब रिपोर्टिंग की हीरोइनों पर तो उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया, और आज जब समीर वानखेड़े जाते हैं ड्रग पैडलरों को पकड़ने के लिए तो उनकी टीम पर हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये सीधा सीधा संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि यदि हमारे ऊपर किसी ने हाथ डालने की कोशिश करी तो हमारा जो पूरा का पूरा कार्टेल है वो बहुत ज़बरदस्त है, और आप जो है इन चीज़ों से बच नहीं सकते। वो सीधा सीधा ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को राजनीतिक संरक्षण है, हमें अंडरवर्ल्ड का संरक्षण है, हमें वहाँ के लोकल गुंडों का, माफियों का संरक्षण है। इसीलिए तो जब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री के एंगल में जब घूमा, और जैसे ही ड्रग का मामला आया, देखिए रिया चक्रवर्ती का फोन जब्त किया जाता है, और उसके बाद तमाम जो है बॉलीवुड के बड़े लोगों का जो है उसमें से नाम निकलता है। शुरू में रिया का जब भाई पकड़ा जाता है तो कुल 50 लोगों का नाम आता है, सबसे पहले 25 लोगों का नाम आता है, फिर 50 लोगों का नाम आता है। रिया चक्रवर्ती का फोन पकड़ा जाता है, उसके बाद 150 से 200 लोगों का नाम आता है। अब आप देखिए पूरे के पूरे घटनाक्रम का जो भी कितना नाटकीय रूप से बदलाव होता है, और जैसे ही बड़े बड़े ड्रग पेडलर पकड़े जाते हैं तो खबर उड़ती है कि 500 करोड़ रुपए तमाम पीआर एजेंसीज को और कॉर्पोरेट लॉबीज को जो है खर्चा किया जा रहा है। किस लिए? कि जो है रिया चक्रवर्ती के प्रति जो है सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाए, और अपने आप को सबसे तेज कहलाने वाला चैनल का एक सो कॉल्ड मेडिसिन स्क्वायर का बॉक्सर जो अपने आप को प्राइम टाइम का बेताज बादशाह समझता है, वो तो चार्टर्ड प्लेन लेकर पहुंच जाता है, और वो व्यक्ति 1.5 घंटे का इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का करता है। आप सोचो इन लोगों की मानसिकता देखो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनको ये लोग अपराधी बताने से नहीं चूके चुनाव से पहले, और एक अपराधी जिसके पीछे सीबीआई से लेकर बिहार की पुलिस लगी हुई है, और उसका जो है 1.5 घंटे का इंटरव्यू करके उसको जो है पाक साहब सती सावित्री दिखाने का काम किया। इन लोगों की लॉबी कितनी स्ट्रांग है। आज अर्नब गोस्वामी को बेल लेने के लिए 7 दिन 8 दिन का इंतजार करना पड़ा, और वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बीवी को 8 घंटे में जो है 15,000 के जो है मुचलके पर जो है बेल मिल जाती है। आप सोचिए, आज भारती और उसका पति गिरफ्तार हुए और आज उनको बेल मिल गई। आप सोचिए, जिनके घर से ड्रग बरामद हुआ है, परंतु अर्नब गोस्वामी को इन लोगों ने 7 से 8 दिन तक जो है घेर के रखा। तो इन लोगों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। आज इनके खिलाफ कोई इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लिखे समीर ठक्कर इतना बड़ा नाम है, उसको इन्होंने जो है केस दर केस इतना बुरी तरीके से लाद दिया। बेचारा एक केस से जमानत लेता तो दूसरे में लपेट देते, दूसरे से लेता तो तीसरे में लपेट देते। एक सुनैना होले है, वो भी एक ट्विटर के ऊपर एक्टिविस्ट है, वो बेचारी कुछ लिखती है तो उसके ऊपर तमाम इन लोगों ने केस लाद दिए। आज महाराष्ट्र के अंदर एक इस प्रकार की हिटलर शाही है, ऐसा लगता ही नहीं कि वहां पे जो है बाला साहब का बेटा मुख्यमंत्री है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब की आत्मा जो है उद्धव ठाकरे के अंदर आ गई है, और इस प्रकार की तानाशाही हो गई है कि वहां पर सीबीआई काम नहीं कर सकती, वहां पर जो है बिहार की पुलिस आती है वो काम नहीं कर सकती, वहां पर जो है तमाम जो है आज ईडी के ऊपर हमला हो गया। इससे शर्मनाक और क्या सोचेंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमला कर देते हैं, तो क्या लगता है कि आपको नहीं लगता पहले से प्लानिंग होगी? नहीं, निश्चित रूप से ये सारी की सारी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग इस तरीके से भी है, और उन सब लोगों के डेस्परेशंस का जो है ये सब कुछ जो हो रहा है। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे की मजबूरी देखिए। आपने सुना होगा पिछले लगभग 20-25 दिन पहले शिवसेना के माउथपीस, शिवसेना का लाउड स्पीकर बोलूंगा, संजय राउत हर दूसरे दिन एक गंदी सी शायरी लिख के जो है ट्विटर पर आ जाते थे। आपने देखा कि संजय राउत चुप हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना करने को बन रहा है, ना कुछ बोलने को बन रहा है। बड़ी कश्मकश वाली सिचुएशन है। सुना है कि बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, एनसीपी और शिवसेना तो साथ लड़ रही है, परंतु जो है कांग्रेस साथ नहीं लड़ रही है। तो अब कहीं ना कहीं मनभेद और मतभेद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, पहली बात तो जो सरकार बनी है वही अलोकतांत्रिक है। आप एक बात बताइए, आप जिसके विरोध में जीवन भर चलते रहे, जिसको जीवन भर गाली देते रहे, जिसके हिंदुत्व के बारे में अनाप शनाप बोलते रहे, जिस वीर सावरकर को आप गाली देते रहे, 6 महीने पहले चुनाव में राहुल गांधी ने गला फाड़ फाड़ के बोला मैं राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी हूं।
और उसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चरण चाटुकार बन के वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ये कुर्सी लेकर जो आप बैठे हैं और जिसके दम पर आप दादागिरी कर रहे हैं, क्या आपकी आत्मा गवाही दे रही है? अगर आप देखिए, अभी परसों बाला साहब ठाकरे को पूरा देश याद कर रहा था और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के आगे पुष्प अर्पित करके हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले मजबूर सीएम श्री उद्धव ठाकरे, जरा बता दें, अगर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने जो है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को जो है याद किया, उनके ऊपर एक ट्वीट डाला हो? आपने सत्ता की हनक के लिए, आपने बीजेपी को छोटा दिखाने के लिए, आपने नरेंद्र मोदी को छोटा दिखाने के लिए आपने जो है अपने पिता के उसूलों से जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और उसके बाद आज आपको भी समझ आ गई है कि आपकी लोकप्रियता जो है जमीन से आप कट चुके हैं। जनता कोविड से परेशान है और आप किससे लड़ रहे हैं? आप कंगना से लड़ रहे हैं। आप किससे लड़ रहे हैं? आप अर्नब से लड़ रहे हैं। ऐसे भारती सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, नवाब मलिक का बयान आ जाता है कि उनको जेल में नहीं डालना चाहिए, रिहाब सेंटर में भेजना चाहिए। देखिए, इनका बस चले ना, नवाब मलिक जैसे लोगों का बस चले, तो ये तो दाऊद इब्राहिम को मुंबई बुलाकर उसको किसी फिल्म में जो है विलन की तरह जो है रोल देने से भी नहीं हिचकेंगे। क्यों? इनके पास हर चीज के लिए जस्टिफिकेशन है। आखिरकार जो सेक्युलरिज्म का जो इन लोगों ने बुर्का ओढ़ रखा है उसमें सब कुछ जायज है, सिर्फ राष्ट्रवाद नाजायज है इन लोगों की नजर में। एक आदमी जिसको इस देश ने 10 साल तक उपराष्ट्रपति बना के रखा, आज वो कहता है कि जो है देश का राष्ट्रवाद सबसे खतरनाक है। आज इस देश के अंदर लोग चरमपंथ की बात कर रहे हैं, लोग शरीयत की बात कर रहे हैं। आज इस बात पे बहस नहीं होगी कि देश के कानून से चलेगा या शरीयत से चलेगा, परंतु आज देश के अंदर उन लोगों को राष्ट्रवाद से खतरा है। अगर खतरा है तो होना भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को राष्ट्रवाद से खतरा नजर आता है वो लोग कभी इस देश के नहीं हो सकते। आपने इस देश के उच्चतम पदों पर बिठाने के बाद भी अगर किसी को इस देश में खतरा नजर आता है, आप नवाब मलिक की बात कर रहे थे, नवाब मलिक का आपको वो बयान याद करना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी भी जो है एक दिन सुसाइड कर लेगा, हम उसको मजबूर कर देंगे। तो आप इन लोगों की योजनाओं को समझिए। आज ये लोग जो है जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हैं कि ये एक दूसरे के एडजस्टमेंट की सत्ता है, ये कितने दिनों की सत्ता है इनको खुद भी नहीं पता। किस दिन इनका जो लेखे जोखे में लॉस प्रॉफिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि ये लूली लंगड़ी सरकार भर भरा के गिर जाएगी। उसके बाद उद्धव ठाकरे किस मुंह से जो है नरेंद्र मोदी के पास आएंगे कि साहब हम तो आपके पुराने हैं, हमें रख लीजिए? किस मुंह से आएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता, परंतु आज जो शिवसेना कर रही है, शिवसेना जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है महाराष्ट्र के अंदर, और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस और शिवसेना को हो रहा है, राजनीतिक फायदा। परंतु मुझे ये नहीं समझ आता कि जो उनके स्ट्रेटजिस्ट थे, जिन्होंने इनको ये बुद्धि दी कि आप जो है शिवसेना जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाए, क्या उन्होंने कभी इस प्रॉफिट और लॉस का आंकलन किया या नहीं किया? क्या शिवसेना के रणनीतिकारों को अपनी कटती हुई जड़ें दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? देखिए, हमें शिवसेना के घाटे फायदे से हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमें दुख इस बात का है कि जिस बाला साहब ठाकरे को देश की जनता ने अभूतपूर्व प्यार और सम्मान दिया, महाराष्ट्र की जनता ने जो है उनकी एक एक बात को, उनकी एक एक हुंकार को मंत्र की तरह माना। आज उनका बेटा सोनिया गांधी के लाउड स्पीकर की तरह बात कर रहा है। आज उनका बेटा जो है शरद पवार के जो है लाउड स्पीकर की तरह बात कर रहा है। जिस मुख्यमंत्री को जनता को राहत दिलानी चाहिए थी, आज वो जो है शिवसेना को जो है और जो है कांग्रेस को, तमाम लोगों से राहत दिलाता हुआ दिख रहा है। यही दुख की बात है। आपको एक बात और याद होगी, कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। अब आपको नहीं लगता जैसे एनसीबी पर हमला हुआ है कि सीधा सीधा संदेश दिया गया है कि भाई यहाँ पर तो ऐसा ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए? देखिए, बॉलीवुड को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। बॉलीवुड पहले से ही बदनाम है, और जो बदनाम है उसको आप क्या बदनाम करेंगे? आप बताइए, आज बॉलीवुड के अंदर आप कोई भी फिल्म को उठाकर देख लीजिए, आप उसमें क्या नाम वाली बात देखते हैं? जिस बॉलीवुड को, जिस इंडस्ट्री को आपकी हमारी संस्कृति का संवाहक होना चाहिए था, उसने आपको क्या दिखाया? उसने आपको हर चीज में स्टीरियोटाइप करना सिखाया। उसने दिखाया कि जो ब्राह्मण होता है वो ठग होता है, जो बनिया होता है वो ठग होता है, और जो मोटा मोटी हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण, और जो है जो जितने भी हिंदुत्व के अंदर के लोग हैं उन लोगों में फूट डालो और राज करो की जो है एक तरह से नीति दिखाई गई। आज नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आती है,
और उसमें किस प्रकार से दिखाया जाता है कि एक मंदिर के प्रांगण में जहां पीछे कीर्तन चल रहा है, वहां जो है एक लड़का और लड़की चुंबन का दृश्य फिल्माते हैं। आप फर्ज कीजिए इसी सीन को उल्टा कर लीजिए, ये हिंदू की जगह किसी और धर्म या संप्रदाय का जो है पूजन स्थल होता या आस्था का स्थल होता, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं आज इस देश के अंदर दंगे हो चुके होते और वो फिल्म बनाने वाली जो कंपनी है उसके कार्यालयों को फूंक दिया जाता या जिन जिन हॉलों पर वो फिल्म लगा दी जाती वहां के पर्दे फाड़ दिए जाते। परंतु इस देश के अंदर हिंदुत्व जो सबसे टॉलरेंट समुदाय है उसके ऊपर जो है अतिक्रमण किया जाता है। इसको सांस्कृतिक जिहाद के रूप में समझ सकते हैं। आज इस देश के अंदर जिहाद की तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको लव जिहाद मिल जाएगा, आपको लैंड जिहाद मिल जाएगा, आपको सांस्कृतिक जिहाद मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से लेकर मीडिया से लेकर फिल्मों से लेकर हर जगह एक एजेंडा चलाते हुए लोग मिल जाएंगे। और ये इसका कारण ये है कि आपके और हमारे बीच में एकता की कमी, आपके और हमारे बीच में जागरूकता की कमी। आज आप देखेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आती है कृष्णा एंड हिज लीला। अब आप बताइए यदि इसी प्रकार की कोई सीरीज किसी और संप्रदाय के आराध्यों के नाम से बना दी जाए, आज इस देश के अंदर समस्या कितनी है। जैशे मोहम्मद करके एक आतंकवादी संगठन चलता है तो उस संप्रदाय के लोगों को दिक्कत नहीं होती, परंतु यदि किसी ने फ्रांस में जो है एक कार्टून बना दिया तो उसके एवज में इस देश की राजधानी में दंगे हो जाते हैं और इस देश में तथा कथित साहित्यकार बोलते हैं कि हम लोगों का गला काट देंगे। तो इस देश में इतनी आजादी मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश के अंदर आजादी सिर्फ एक संप्रदाय के लोगों को है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश के अंदर फल फूल रही तुष्टीकरण की राजनीति। तो ये जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर ये जो तुष्टीकरण का बुर्का पहनने की देश के राजनेताओं ने ठान रखी है, एक तरफ तो आप देखेंगे कि एकीकृत होता हुआ हिंदू समाज जो कभी बताया गया था कि यदि इस देश का हिंदू संगठित हो जाए तो देश के राजनेता जो है कोट के ऊपर भी जनेऊ पहनेंगे। एक तरफ तो राहुल गांधी चुनाव के वक्त आपको जो है जनेऊधारी ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण होते नजर आते हैं, परंतु दूसरी ओर इस देश में सेक्युलरिज्म की मिसाल देते हुए नेता बुर्का ओढ़कर जो है तुष्टीकरण की राजनीति को परिपक्व करते हुए देखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप और हम लोग जब जब जात और संप्रदाय में बटेंगे, इसी प्रकार से इस देश के राजनेता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमले करते रहेंगे और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते रहेंगे।